हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्लीट वन शॉट लेक्चर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो अब तक हमने क्या बात की? अब तक हमने इकोसिस्टम देख लिया है, हमने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन देख लिया है, हमने इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन भी देख लिया है। दिस इज द लास्ट टॉपिक और इसके साथ ही अपना इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब हेटेरोजेनिटी मतलब अलग अलग टाइप की वेराइटी होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई एलियन इस प्लेनेट अर्थ पे आता है तो उसे देख के बड़ी ही वो हैरत हो जाएगी कि यार कितनी सारी स्पेसीज है इस प्लेनेट अर्थ पे। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी उसका उसका एक और नाम जो है उसको नहीं भूलना है, हेटेरोजेनिटी। हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी और हेटेरोजेनिटी, इट इज द इनॉर्मस वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे पास प्लांट है, हमारे पास ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स है, फिश है, एम्फीबियंस है, हम और आप है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, बैक्टीरियाज है, फंजा है, इतनी सारी डाइवर्सिटी, दैट इज विच इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये टर्म बायोडाइवर्सिटी यार किसने दिया है, किसने ढूंढ के निकाला? ये निकाला है एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने इस पर्टिकुलर वर्ड को कॉइन किया है और पॉपुलर किया है, हम ऐसे बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉइन। इट इज अ एडवर्ड विल्सन। क्या आपको याद आ रहा है कि टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन किया है? हमने देखा था इकोसिस्टम चैप्टर में। पता अगर होगा, अगर याद आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन में बता रही है कि आपको पता है कि कितनी सारी स्पेसीज की भी वेराइटी अपने पास है। अलग अलग स्पेसीज तो है, स्पेसीज में भी स्पेसीज की अलग अलग वेराइटी, जैसे कि बीटल्स की मोर देन 3 लाख वेराइटीज ऑफ बीटल्स हमें दिखाई देती है। एंड्स की इतनी सारी वेराइटी हमें दिखाई देती है, अराउंड 20,000 अराउंड वेराइटी। ऑर्किड्स की फिश देयर आर अराउंड 28,000 टाइप्स ऑफ फिशेस, है ना। ओके, अराउंड 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स ऑल्सो। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे पास दिखाई देती है, ऐसे एनसीईआरटी ने कहा है। यहाँ पे एक बड़ा ही खास एमसीक्यू बन जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ऑर्किड्स हो गया, फिश हो गया, बीटल्स हो गया और एंड्स हो गया, बताओ किन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी? उसका आंसर रहेगा बीटल। मोर देन 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल से हमारे पास है इस प्लैनेट अर्थ पे। तो सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीटल एक रैंडमली नहीं दिया गया, उसके बेटे एक सिग्निफिकेंस है बेटा। ओके, चलो उसके लिए डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें नहीं जाना है, एनसीईआरटी के अराउंड रहेंगे। व्हाट आर द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी कौन से लेवल पे हमें दिखाई देती है? हम कहते हैं कि एक होती है भाई जीनेटिक डाइवर्सिटी। जीनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या? सेम स्पीसीज लाइक यू एंड मी, वी आर सेम स्पीसीज, लेकिन सेम स्पीसीज के अंदर भी अलग अलग टाइप की वेराइटी हमें दिखाई देती है। आपके अलीज कुछ अलग है, मेरे पास कुछ अलीज अलग हैं, इसलिए आप मुझसे अलग हो। ऐसे ही प्लांट्स में भी हमें जीनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी दिखाई देती है। मतलब स्पेसीज तो एक ही है, लेकिन स्पेसीज के अंदर भी प्लांट जो है उनमें अलग अलग टाइप का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। हम कहते हैं कि ये तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑकर्स बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ अलील्स। अलील्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं बेटा, है ना। स्पेसीज एक ही है, मतलब मान लो ए स्पेसीज है, बी मतलब ए स्पेसीज है, उसकी एक वैरायटी होगी, ये बी स्पेसीज उसकी एक वैरायटी, दोनों स्पेसीज एक ही है। हाँ, ए और बी दोनों एक ही स्पेसीज है, मतलब दोनों फर्टिलाइजेशन हो सकता है दोनों में, लेकिन इसका थोड़ा जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग है, इसका थोड़ा अलग है। इतना अलग नहीं है कि ए स्पेसीज अलग होगी, बी स्पेसीज अलग होगी, ये चीज़ होगी। तो जीन्स में वेराइटी हमें दिखाई देती है। इसका एक बड़ा सा एग्जांपल हमें दिया गया है, राउल्फिया ओमिटोरिया। अब ये चीज़ क्या है यार? ये हमें दिखाई देती है हिमालय में। इसके पास रेसरपिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, इससे हम डिराइव करते हैं। ओके, जैसे प्लांट से रेजिन डिराइव करते हैं, ऐसे ही इससे रेसरपिन ये जो केमिकल है ये डिराइव होता है, जिसको मेंटल इलनेस में बड़ा ही उसका यूज़ है। तो क्या होता है ना कि ये जो प्लांट है, अब इन प्लांट्स में से भी ये जो राउल्फिया ओमिटोरिया जो प्लांट है भाई, इनके सभी वेराइटीज में आपको ये नहीं दिखाई देगा, उसका पोटेंसी, उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से वेराइटी से इस पर्टिकुलर रेसरपिन को बाहर निकालना है ना। ये मतलब जो जानकार लोग हैं उसको वही पकड़ पाएंगे। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। मान लो आपको राउल्फिया ओमिटोरिया मिल जाएगा, लेकिन नॉट नेसेसरी उससे उसी पोटेंसी का, उसमें उसी कॉन्सेंट्रेशन का रेसरपिन होगा। तो नॉट नेसेसरी,
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी डिटरमाइन कर रहा है, जेनेटिक कंपोजिशन अब डिटरमाइन कर रहा है कि उसमें कितना रेसर पिन होगा। ये चीज़ हो गई। तो रेसर पिन को लेके जेनेटिक डाइवर्सिटी ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसी जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें राइस में और मैंगो में दिखाई देती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ पे एमसीक्यू बड़े खास बन जाते हैं कि बताओ राइस में कौन किस टाइप की डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी? आंसर रहेगा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी फाइन। एक होती है स्पेसीज डाइवर्सिटी, जैसे वेस्टर्न घाट्स जो है अपना, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है बेटा? वेस्टर्न घाट्स ये बहुत उसकी हाइट है, वहाँ पे जो माउंटेन्स उसकी हाइट बड़ी ही है, मतलब बहुत हाइट है, और उसको लग के ही क्या है? ओशन है। तो ओशन में क्या हो रहा है? ओशन में देखो सनलाइट आता है ओशन पे, जो वाटर वेपर क्रिएट हो रही है अब ओशन से। अब वो जो वाटर वेपर फ्लो हो रही है, तो वो जो वेस्टर्न घाट है, वो जो माउंटेन है, उसने उसको रोक दिया, तो वहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो जाती है। और इसलिए वेस्टर्न घाट में भाई कौन हमें ज़्यादा मिलते हैं? एम्फीबियंस के अलग अलग वेराइटीज हमें दिखाई देते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियस स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कहाँ पे है? बंगाल की तरफ। क्या उसकी हाइट कम है? उसकी हाइट तो कम है, लेकिन और एक प्रॉब्लम ये है कि वो कंटिन्यूस नहीं है। वेस्टर्न घाट्स आपका कंटिन्यूस है, इसलिए वो क्या कर रहा है? विंड को रोक रहा है। वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है वेस्टर्न में एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। कंफ्यूज मत होना, वेस्टर्न घाट इज द मतलब उसकी वजह से वहाँ पर रेनफॉल अच्छा है, रेनफॉल अच्छा है, तो एम्फीबियस की वैरायटी ज़्यादा है। तो हमने देखा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने 3 एग्जाम्पल दिखे, ओमिटोरिया, राउल्फिया। आपको मेरे साथ ये वर्ड बोलना है। ओके, कॉग्निटिव जो आपके इम्पल्सेस है उसको अपने को देते हुए जाना है आगे, है ना। सो राउल्फिया, ओमिटोरिया, राइस एंड मैंगो के बारे में बात की। उसके बाद हमने स्पेसीज डाइवर्सिटी में ये देखा कि वेस्टर्न घाट्स में भाई एम्फीबियंस जिनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वो उनको मिल रहा है वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस के कई सारी वेराइटीज आपको दिखाई देती है, और एक होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब कई सारी इकोसिस्टम हमें दिखाई देती है भाई, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, ईस्टरीज, अल्पाइन मेडोज हैव ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे देखो मैप में कहाँ पे है? नॉर्थ में एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई दिया है, जहाँ पे टेम्परेचर के बड़े ही प्रॉब्लम चलते हैं भाई। देखो आपको क्या याद आ रहा है? हमने इकोसिस्टम में बात की, हमने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में बात की कि भाई डाइवर्सिटी कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी? आपको इक्वेटर पे, जो अर्थ का एक तरीके से मिडल पॉइंट है, वहाँ पे डाइवर्सिटी दिखाई देती है। सनलाइट अच्छा खासा आता है। ये जो एक्सट्रीम वाले जो रीजन है लाइक नॉर्वे, वहाँ पे टेम्परेचर का बड़ा ही फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए आपको वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं दिखाई देती है। तो ये हो गया। तो आपने 3 टाइप की डाइवर्सिटी पढ़ ली, एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पेसीज डाइवर्सिटी, एंड द थर्ड वन इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फाइन, हाउ मेनी स्पेसीज आर देयर ऑन अर्थ? हम कह रहे हैं कि कई सारे स्पेसीज है अर्थ पे। भाई एलियन आएगा तो एलियन तो भाई बोलेगा कि कितना खतरनाक प्लैनेट है, इतनी सारी डाइवर्सिटी। तो अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी स्पेसीज, कितने नंबर ऑफ स्पेसीज है। इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल की मैं बात नहीं करो, नंबर ऑफ स्पेसीज, कितने स्पेसीज है? कैट है, डॉग है, राइट। एम्फीबियस के कई सारे वेराइटी, रेप्टाइल की इतनी सारी वेराइटी, तो कितनी स्पेसीज है भाई? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भाई IUCN ने हमें कुछ चीज़ें बताई है। IUCN ने अब तक मतलब हम ये देख सकते कि ये जो IUCN है भाई ये डेटा मेंटेन करता है, और यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बीच में देखो, बीच में आ रहा है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिकल, और उसके ऊपर है टेम्परेट, और उसके ऊपर भी पोलर रीजन है। तो अपन ने सबसे ज़्यादा जो स्पेसीज अब तक कितनी डिस्कवर की है? 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन स्पेसीज अब तक डिस्कवर की जा चुकी है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कई सारे हमारे पास रीजन हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर। इनमें से कहाँ की मैक्सिमम स्पेसीज हमने नोट डाउन किए हैं, तो वो है टेम्परेट रीजन की। टेम्परेट रीजन आप यहाँ पे देखो, ट्रॉपिकल, देन देयर ट्रॉपिकल के ऊपर हमारे पास टेम्परेट रीजन है बेटा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एमसीक्यू किस तरीके से बन रहा है देखो कि भाई अब तक सबसे ज़्यादा स्पेसीज इन्वेंटरीज मोर कंप्लीट, मतलब कहाँ पे हमने ढूंढ के निकाला कि कहाँ की स्पेसीज हमने मेजर की है, तो ट्रॉपिकल रीजन की अब तक हमारे पास अच्छा खासा रिकॉर्ड आ चुका है। तो हम कहते हैं कि स्पेसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन अ टेम्परेट दैन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। चीज़ें क्लियर हो रही है? ओके, नाउ
ना ध्यान से देखना, मैंने कहा कि टेम्परेट का ज़्यादा कंप्लीट है एज कम्पेयर टू ट्रोपोड, इसके ऊपर मैं फिर से आने वाला हूँ। तो यार हम ये बात कर रहे थे कि कितनी स्पेसीज है अर्थ पे, हम शुरुआत से कह रहे कई सारी स्पेसीज, तो कितनी स्पेसीज है। लोग मन से कोई भी आंकड़ा दे रहे हैं, कोई बोल रहा है 50 लाख, कोई बोल रहा है 1 करोड़ टाइप की वेराइटी स्पेसीज है। ऐसे कोई लोग अलग अलग टाइप से अपने अपने मन घड़न कहानियां बना बना के नंबर दे रहे थे। लेकिन भाई तभी रॉबर्ट मे साहब आए। रॉबर्ट मे ने कहा, ही प्रेडिक्टेड द ग्लोबल डाइवर्सिटी, अपना एक रिसर्च पब्लिश किया और कहा कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे अराउंड 70 lakhs, मतलब 7 मिलियन स्पीसीज है इस प्लेनेट अर्थ पे। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ उन्होंने इस फिगर को कैलकुलेट किया, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट हमने अब तक कितनी स्पीसीज को डॉक्यूमेंट किया है, 1.5 मिलियन। तो इस 7 मिलियन में से 1.5 मिलियन मतलब 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। मतलब इस प्लेनेट अर्थ पे जितनी सारी स्पीसीज है उसमें से सिर्फ 22% स्पीसीज के बारे में ही हमें पता है, बाकी तो हमें पता ही नहीं है भाई। इतना सारा रिसर्च वर्क अभी बाकी है इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। चीजें क्लियर हो रही है? ओके, राइट। सो ये तो बात होगी। तो अब हम देखते हैं कि भाई कई सारी स्पीसीज है, कितनी है। रॉबर्ट मे साहब ने कहा 7 मिलियन है। तुमको कितनी पता है? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब मैक्सिमम जो है 1.5 मिलियन में से मैक्सिमम हमें मिली टेम्परेट रीजन में। हमने टेम्परेट रीजन के ऊपर फोकस किया, वहाँ पे स्पीसीज का हमने काउंट कर लिया। तो हमें जो रिकॉर्ड मिला, तो हमें क्या मिला भाई? मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज आर इंसेक्ट। 10 में से 7 तो इंसेक्ट ही निकल रहे हैं। इंसेक्ट हमने क्या बताया था? लार्जेस्ट फाइलम इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट वॉच यस मोलस्का। तो भाई 10 में से 7 इंसेक्ट है। इंसेक्ट के बारे में हमने क्या बात की थी? एनिमल किंगडम की। पानी में इंसेक्ट, लैंड पे इंसेक्ट, एयर में इंसेक्ट, हर जगह इंसेक्ट आपको मिल जाते हैं। साइज बहुत स्मॉल है बेटा, है ना। कहीं पे भी छिप जाएंगे तो खुद को बचा पाए। इतने सारे एक्सटिंक्शन हुए, जुरासिक मतलब डायनासोर आए और ख़त्म भी हो गए, लेकिन भाई साहब ये नहीं ख़त्म हुए, राइट। तो ये बड़ा इनका खासियत है। मोर देन 470% ऑफ द स्पेसीज, राइट। 10 में से 7 एनिमल्स, इंसेक्ट्स, क्लियर बात हो रही है। तो इतने सारे इंसेक्ट हमारे पास दिखाई देते हैं। 22%, सॉरी, टोटल स्पेसीज में से 70% एनिमल है। एनिमल में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, उसके ऊपर हम आएंगे। यहाँ पे बात ये हो रही है कि 10 स्पेसीज अगर है तो उसमें से 7 तो एनिमल है, ये बात हो रही है। बचे हुए कितने बचे? 30% अभी बचे। 30% में से 22% डाइवर्सिटी जो है वो कौन है? 22% भाई अपने पास प्लांट है, फंजाई है। प्लांट्स में हमारे पास कौन कौन आते हैं? फंजाई तो नहीं आते, लेकिन 22% में एनसीईआरटी ने फंजाई को भी ले लिया। यहाँ पे आ रहे हैं ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अल्जी। इतना सारा जो डाइवर्सिटी वो आ रहे हैं 22% में। 70% तो हमारे पास एनिमल्स की, मतलब एनिमल्स है, उनकी डाइवर्सिटी, उतनी सारी स्पेसीज, ओके। और बचा हुआ 8% एनसीईआरटी ने नहीं दिया, लेकिन वो 8% प्रोटिस्ट है। आप कहोगे लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया भी तो बचा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने क्या बात की थी? मोर देन 70% ऑफ द स्पेसीज आर एनिमल, मतलब 10 में से 7 तो एनिमल ही है, ओके। आप ये बोल सकते हो कि 10 में से फिर 7 एनिमल हो गए, बचे 3 में से 2 भाई आपको मिल जाएंगे। ये 2 में होगा ब्रायोफाइट होगा, टेरिडोफाइट होगा, इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होगा, है ना, इसमें अल्जी भी होगा, ये चीज़, ओके। और बचा हुआ जो एक है वो रहेगा प्रोटिस्ट। ये बात हो रही है अपनी, क्लियर है? ओके। नाउ अमंग एनिमल, ये बात सही है। अमंग एनिमल, इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पेसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड मेकिंग अप टू मोर देन 70% ऑफ द टोटल। 10 में से 7 एनिमल, उन 7 एनिमल में से भी 70% भाई साहब, मतलब अराउंड 4.9, मतलब 5 तो इंसेक्ट ही है। ये बात हो रही है, क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हमें दिखाई देते हैं एनिमल्स में। किसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है? तो वो हम देख रहे हैं, वो कौन है? इंसेक्ट। बिल्कुल सही बात है। ये रहा इंसेक्ट किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा को। द सेकंड लार्जेस्ट इज द मोलस्का। क्लियर बात हो रही है? तो हमें ये चीज़ पता चल रही है। साइड का डायग्राम अपने देखना है कि देखो इनवर्टिब्रेट में, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, उसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। सेकंड नंबर पे मुझे मोलस्का दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्रस्टेशियंस, मतलब क्रैब्स हो गया, राइट, वो हो गया क्रस्टेशियंस। इंसेक्ट्स ही है, एक्वेटिक इंसेक्ट ही है, उनको हम कह रहे हैं क्रस्टेशियंस, ओके। और बचे हुए अदर एनिमल ग्रुप। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई इंसेक्ट बहुत सारे हैं,
क्लियर बात है ना। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में अपने पास कौन कौन आता है, अपने पास आता है पाइसेस, दैट इज फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इतने सारे आ रहे हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है हमारे पास, फिश। बिल्कुल सही बात है, फिश के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है बर्ड्स। किसकी वेराइटी सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, फिश की कई सारी वेराइटी, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे रेप्टाइल, देन देयर इज अ मैमल, और सबसे कम यहाँ पे एम्फीबियंस की वेराइटी हमें दिखाई दे रही है। वेराइटी कब होगी बेटा, जब आप इवोल्यूशन वाइज अगर आपकी वेराइटी ज़्यादा है तो आपको सस्टेन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस की वेराइटीज कम है बेटा। सबसे ज़्यादा वेराइटी किसकी है, फिश की। एम्फीबियन की वेराइटी कम है, जिसकी वेराइटी कम, तो भाई नेचुरल सिलेक्शन के लिए वेराइटी आप नहीं दे रहे हो, मतलब भाई यहाँ पे अगर कोई कौन उड़ेगा सबसे पहले, एक्सटिंक्ट कौन होगा, तो वो होगा भाई साहब एम्फीबियन। ओके, उसकी वेराइटी कम है, देयर आर अदर रीजन उसको जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप एक नोट कर लो कि एम्फीबियंस की वेराइटी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा फिश, सेकंड नंबर पे बर्ड, थर्ड नंबर पे रेप्टाइल्स, और द फोर्थ नंबर इज मैमल, एंड द लास्ट वन इज द एम्फीबियंस। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फंजाई, एंजियोस्पर्म, भाई बहुत ज़्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है अपने पास अल्जी, ओके, थर्ड नंबर पे आ रहा है मॉस, देन द लाइकेन, एंड द लास्ट वन इज द जिम्नोस्पर्म। ओके, तो आपने तो ये देखना कि ये जो अभी का जो जमाना है भाई, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म एंड फंजाई प्लांट्स में, इस यहाँ पे फंजाई को भी प्लांट किंगडम में रखा गया है बेटा, मतलब प्लांट के साथ ही उसका कंपैरिजन दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म एंड फंजाई, वेराइटीज किसकी ज़्यादा, एंजियोस्पर्म। जी, आपके आजू बाजू में जो आप देखते हो प्लांट, वो सभी के सभी मैक्सिमम वो एंजियोस्पर्म है बेटा। तो एंजियोस्पर्म कई सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख भी रहा है। फंजाई का क्या फंडा है बेटा, फंजाई कहीं भी ग्रो कर जाता है, पानी में, मॉइस्ट में, वुड के ऊपर, खाने के ऊपर, डेड एनिमल्स के ऊपर, डेड का जो एक्सक्रीट है, मतलब एनिमल का जो एक्सक्रीट है उसके ऊपर भी फंजाई लग जाता है। तो इनकी कई सारी वेराइटीज आपको दिखाई देती है। यहाँ पे प्रॉब्लम किसका चल रहा है, ध्यान से देखो, जिम्नोस्पर्म आपको दिखा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की वेराइटी कम है बेटा। तो जिम्नोस्पर्म और एम्फीबियंस को ये जो करंट टाइम है, करंट ईरा है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी बहुत कम वेराइटी हमें दिखाई देती है। ओके राइट, लोवेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे बैक्टीरिया की बात क्यों नहीं हुई, वाई बैक्टीरिया is not included in a biodiversity, क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। Many species are simply not culturable, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, भाई साहब इसको स्टडी करना है, मुझे देखना है, एक एक स्पीसीज को मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो आर्कीबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया को भाई ग्रो करना डिफिकल्ट चीज है। सो मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। इसका मैं कल्चर, एक तो मुझे आंखों से नहीं दिख रहे, फिर मुझे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, देखने के लिए उसको ग्रो करना पड़ेगा कल्चर प्लेट के ऊपर, लेकिन ग्रो तो होना चाहिए, वो ग्रो ही नहीं होता। कई सारे मेंबर्स बैक्टीरिया की ग्रो नहीं हो रहे, तो भाई उसके बारे में हम स्टडी कैसे करेंगे। दूसरी चीज, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। अब टैक्सोनॉमी में इसमें क्या हो गया, बैक्टीरिया में हमने कई सारे बैक्टीरिया को भाई अलग अलग स्पीसीज में इसलिए डाला क्योंकि उनमें राइबोसोम अलग अलग है। अब आप देखो, अगर आपको राइबोसोम निकालना है, अभी आपको एक नया बैक्टीरिया मिल गया, तो आपको उसका राइबोसोम तक उसका स्टडी करना है। तो ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, ग्रुपिंग के लिए जो अपन ने क्राइटेरिया रखे, वो भाई मतलब इजी क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए इनको काउंट करना अब डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसलिए बैक्टीरिया की जो बायोडाइवर्सिटी, इसको हमने अभी के चार्ट में नहीं देखा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है, नॉट इजीली कल्चरेबल एंड कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली कि रॉबर्ट मेक की बात हम सुनेंगे कि 7 मिलियन स्पेसीज है भाई इस प्लेनेट अर्थ पे, जिससे हमने 1.5 मिलियन को नोट डाउन कर लिया है। कहा कौन से रीजन से, टेम्परेट रीजन से मैक्सिमम हमने इन्वेंटरीज यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 3 to 1 एंड यस योर आंसर इज राइट, 7 मिलियन। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू आ सकता है, बताओ कितनी स्पेसीज आपको पता है 7 मिलियन में से, आपका आंसर आएगा 1.5 मिलियन। नीट 2020 का एमसीक्यू है ये, राइट, 7 मिलियन वाला। नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछे कि 7 मिलियन में से बताओ भाई आपको कितनी स्पेसीज पता है, आप कहोगे 1.5 मिलियन। फिर आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये 1.5 मिलियन मैक्सिमम स्पेसीज हमने कहाँ पे काउंट की, ट्रॉपिकल रीजन पे, टेम्परेट रीजन पे, पोलर रीजन पे। आप कहोगे भाई ये तो हमने टेम्परेट रीजन पे काउंट की है। बिल्कुल सही बात। नाउ द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या अर्थ, यार हमने ये देखा कि भाई प्लैनेट अर्थ के ऊपर तो भाई बायोडाइवर्सिटी तो है,
तो क्या सभी अर्थ पे इक्वली डाइवर्सिफाइड है? सभी मतलब कंप्लीट अर्थ के ऊपर हमें एक ही टाइप की बायोडाइवर्सिटी मिलती है? मतलब सभी कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं तो हम कहेंगे नहीं भाई, कुछ रीजन में मुझे कई सारी स्पेसीज दिखाई देती है, कुछ रीजन में मुझे कम स्पेसीज दिखाई देती है। क्लियर बात है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। देखो बहुत सही कंसेप्ट है बेटा। देखो ये अगर आप हायर एग्जामिनेशन प्रिपेयर करोगे लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो भी ये कंसेप्ट बहुत काम में आता है उधर। सो स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। बात हो रही है कि भाई देखो पोल के ऊपर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो भाई, टेम्परेचर बहुत कम है। आप कौन से टेम्परेचर पे रहना चाहोगे कि भाई जहाँ पे मीडियम अच्छा खासा टेम्परेचर रहे, ऐसा नहीं कि भाई बर्फ ही एकदम आ रहा है वहाँ पे, राइट? तो वो तो भाई स्पेसीज वहाँ पे जाना प्रीफर नहीं करती, ना आपने किया ना मैंने किया, बाकी के स्पेसीज ने भी प्रीफर नहीं किया। तो इक्वेटर रीजन पे स्पेसीज मुझे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है ये इक्वेटर रीजन पे दिखाई देती है। इंडिया बिलोंग करता है ट्रॉपिकल रीजन पे जो कि इक्वेटर के ऊपर आता है। ओके, बिलोंग करता है भाई ट्रॉपिकल रीजन में 1200 स्पेसीज ऑफ बर्ड है, कई सारे स्पेसीज हमारे पास है। न्यूयॉर्क देखो, न्यूयॉर्क ऐसा नहीं है जहां पे सिर्फ 105 टाइप की स्पेसीज आपको दिखाई देती है बर्ड्स की। तो भाई इंडिया लोकेशन बहुत सही है बेटा, बहुत सही कंट्री है मैं बोल रहा हूँ। ओके नाउ ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट जिसे हम लंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है अपने अर्थ को, मैक्सिमम अगर ऑक्सीजन कहाँ पे बन रहा है तो वो हो रहा है अमेजोन के, तो हम कहते हैं कि अमेजोन इज द लंग्स ऑफ अ प्लैनेट। ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट है ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन, ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको अमेजोन के फॉरेस्ट में ही दिखाई देगी। अब सवाल ये आता है कि व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन अ ट्रॉपिकल रीजन। आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों कि ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे? देखो इक्वेटर पे, यहाँ पे देख लेना आप, बीच में इक्वेटर लिखा है, वहां पे आता है ट्रॉपिकल रीजन। सवाल ये हो रहा है कि हमने कहा कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और पोल की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो डाइवर्सिटी कम होती हुई जाएगी। सवाल ये है कि यार इक्वेटर पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? तो नाउ इसका भी आंसर एनसीईआरटी हमें देती है। एनसीईआरटी कहती है द ट्रॉपिकल रीजन इज अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, नो ग्लेशियर्स इन प्लाट। या ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ये भाई स्टेबल रीजन है अर्थ के ऊपर का, यहाँ पे ग्लेशियर जैसी कोई भी घटनाएं नहीं घटी है, ये स्टेबल है। ओके तो भाई ये अपने स्पेसीज जिन्होंने इसको एज अ घर अपनाया वो भाई सुरक्षित रहे, और पास से मतलब कई सालों से इनमें बदलाव नहीं आए हैं, यहाँ पे रीजन वाइज इस हैबिटेट में बदलाव नहीं आया, तो क्या हुआ स्पेसीज अच्छे से इवॉल्व कर पाए। मेरी बात सुना है, जहाँ पे भाई आपके आजू बाजू के कंडीशन बदल रहे हैं तो आप अच्छे से इवॉल्व कैसे हो पाओगे? अकॉर्डिंग टू हैबिटेट आप इवॉल्व हो रहे हो। ध्यान से देखो, अगर हम डार्विन के उसी मौत का अगर एग्जाम्पल ले, ब्लैक मॉथ एंड डार्क मॉथ एंड व्हाइट मॉथ। ओके तो हमने क्या कहा, डार्विन साहब ने क्या कहा, इंडस्ट्रीज बढ़ी। पहले तो भाई व्हाइट कलर का मॉथ ज़्यादा था हमारे आजू बाजू में, फिर इंडस्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्री से स्मोक आया जो ट्री के ऊपर बैठ गया। अब ये जो स्मोक ब्लैक कलर का था तो ब्लैक कलर का मॉथ भी उसमें कैमूफ्लेज हो गया, वो दिख नहीं रहा था बर्ड्स को। अब बर्ड्स ने व्हाइट कलर के मॉथ को खाना शुरू किया और अब ब्लैक कलर के मॉथ ये भाई इवॉल्व हो गए एक तरीके से। ये बात की डार्विन ने। अब मुझे बताओ कि कंडीशन चेंज हो रही है बार बार, तो मॉथ का इवोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं था, राइट? नेचुरल सिलेक्शन उसका पॉसिबल नहीं था। नेचुरल सिलेक्शन कब पॉसिबल है? जब आपके आजू बाजू की कंडीशन स्टेबल रहे, तो वो हुआ भाई ट्रॉपिकल रीजन में। क्यों? इक्वेटर पे। बिल्कुल सही बात है। मोर सोलर एनर्जी आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अर्थ टिल्टेड है बेटा, अर्थ टिल्टेड है। ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे बीच के रीजन पे, ट्रॉपिकल रीजन पे आ रही है। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता है सोलर एनर्जी ज्यादा, तो प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज हाई। लेस सीजनल वेरिएशन इन ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे देखो, ये फिर से डायग्राम यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए, फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लेस सीजनल वेरिएशन। देखो ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वेरिएशन देखो, वर्टिकल कॉलम पे टेम्परेचर लिखा है। देखो टेम्परेचर कितना कम फ्लक्चुएट हो रहा है ट्रॉपिकल के लिए। बट टेम्परेचर कम फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब आपके पास कड़ी धूप आ रही है, पता चला दिसंबर आया तो यहाँ पे बर्फ गिर रही है, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो भाई प्लांट्स के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भाई स्टेबल सीजन होता है। एक टेम्परेचर ना अराउंड बहुत ही कम
इसमें रेंज में ये फ्लक्चुएट करता है, हम कहते हैं कि देयर इज अ लेस सीजनल वेरिएशन इन अ ट्रॉपिकल रीजन एंड दैट्स व्हाई नीश स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हो पाया। नीश स्पेशलाइजेशन हो पाया मतलब क्या कि भाई नीश नीश मतलब क्या, नीश मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटेट होता है और फूड को लेके अपनी एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल डेफिनेशन उसे कहते हैं नीश। अगर कोई टाइगर है वो किसी एक जगह पे रहना पसंद कर रहा है, वो किसी एक फूड को खाना पसंद कर रहा है, तो ये सब उसका नीश है। तो ये नीश स्पेशलाइजेशन हो पाया, अकॉर्डिंगली एनिमल इवॉल्व हो पाए, तो नीश स्पेशलाइजेशन हुआ बेटा ट्रॉपिकल रीजन में। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी मुझे ज्यादा दिखाई देती है। तो 3 रीजन मैंने देखे। सबसे पहले तो मैंने देखा कि ट्रॉपिकल रीजन में जो कि अलोंग द इक्वेटर लोकेटेड है वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। फिर हमने देखा कि क्यों बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो हम कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, वहां पे कोई भी ग्लेशिएशन नहीं हुआ बिफोर पास्ट में, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, और सीजनल वेरिएशन भी बहुत कम है, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन ज्यादा है। ओके, अब बात हो रही है स्पेसीज एरिया रिलेशंस की। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। देखो, पहले कुछ मैं बातें आपको बता रहा हूँ, फिर मेन टॉपिक पे हम आएंगे कि स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं, सर्कल ए एंड सर्कल बी। ओके, चलो, मतलब 2 इक्वल एरिया मैंने ले लिए। मुझे बताओ, ये जो आपको यार कुछ स्क्वायर दिख रहा है, कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ अलग अलग टाइप के शेप, लेट्स से कि दीज आर डिफरेंट स्पेसीज। अगर मैंने आपको पूछा कि भाई ए और बी में से कौन से एरिया में स्पेसीज ज्यादा है, तो आप कहोगे कि यार मुझे तो बी में 4 ही दिखाई दे रहे हैं, ए में तो मुझे कई सारी स्पेसीज दिखाई दे रही है। तो मैं कहूंगा कि ए एरिया जो है वहां पे ज्यादा स्पेसीज है, मतलब द एरिया ए इज स्पेसीज रिच। एरिया ए हैव मोर नंबर ऑफ स्पेसीज मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने काउंट किया, और मैं कहता हूं कि दैट्स व्हाई एरिया ए आर स्पेसीज रिच एरिया। एरिया ए जो है ये स्पेसीज रिच एरिया है। तो स्पेसीज रिचनेस मतलब क्या, कौन से एरिया में आपको ज्यादा स्पेसीज मिल रहे हैं, उस एरिया को कहोगे कि भाई वो स्पेसीज रिच एरिया है, अमीर है स्पेसीज को लेके। चीज क्लियर हो रही है? यहाँ पे हम फिर से आने वाले हैं। ओके, नाउ अब देखो, अब मान लो किसी दिन संडे होता है और अब आपके घर के सामने एक लॉन है, और आप कहते हो कि यार चलो मैं एक यहाँ पे वाटर पॉन्ड बना देता हूँ। आपने इस तरीके से पॉन्ड बना दिया। ओके, सो देखो, आपने पॉन्ड भी बना दिया यहाँ पे। मतलब क्या किया, मैन मेड इकोसिस्टम आप तैयार कर रहे हो, अभी रेडी कर रहे हो, उसको बना रहे हो। फिर आपके माइंड में आया कि चलो इसमें मैं अलग अलग अभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में डाल देता हूँ। तो आपने फिश डाली, क्रैब डाला, अलग अलग डाला, टर्टल, टॉर्टोइस डाला, ऐसे अलग अलग स्पेसीज आपने वहां पे डाल दी। ओके, नाउ आपने फिर से अलग और स्पेसीज लेके आए मार्केट से। आपके दोस्त ने कहा कि यार ये ले और ले, ये भी डाल दे उसमें, उस पॉन्ड में। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार इतने सारे स्पेसीज को क्या ये पॉन्ड सपोर्ट कर पाएगा। मेरा सवाल ध्यान से सुनना कि एक दिन आप आते हो, आपने पॉन्ड बना दिया, उस पॉन्ड में आपने क्या किया कि यहाँ पे कुछ स्पेसीज, कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपने डाल दिए। फिर आपके दोस्त को पता चला कि आपने तो पॉन्ड बनाया है, वो और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेके आए, बोले इसको भी उसमें डाल दे। अब आप सोच रहे हो क्या इतने सारे स्पेसीज को ये पॉन्ड सपोर्ट कर पाएगा? आप ये सोच रहे हो अभी, राइट? आप सोच रहे हो कि क्या यार इसको यहाँ पे डालना सही रहेगा। आपका दोस्त बोल रहा है यार डाल दे, कुछ नहीं होता यार, इतना बड़ा तेरे पॉन्ड बना है, उसमें तो ये भी चल जाएगा। तो भाई साहब, आप कहते हो नहीं, रुक, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप नाम की कोई चीज होती है जो हमें बताया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कि एक पर्टिकुलर एरिया कितने नंबर ऑफ स्पेसीज को सपोर्ट कर पाएगा। अगर आपने इसको नहीं फॉलो किया भाई, तो भाई आपकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब। ओके, तो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में देखो क्या बात करते हैं। वो जानने से पहले देखो यहाँ पे वॉन हम्बोल्ट साहब को क्या एक्सपीरियंस है। वॉन हम्बोल्ट साहब ने एक सिंपल सी बात की, लेकिन उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया। तो यहाँ पे देखो, ये भाई साहब जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहाँ पे मान लो 2 स्पीसीज है। फिर क्या कर रहे हैं, अभी वो एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? मान लो अभी उन्होंने इतना एरिया एक्सप्लोर किया तो उनको अब और ज़्यादा स्पेसीज दिखाई दी, राइट? अब वो और आगे गए और बड़ा एरिया वो एक्सप्लोर कर रहा है, अब उनको और कई सारी स्पेसीज दिखाई दी। अब वो और आगे गए तो क्या होता है, देखो भाई साहब, यहाँ पे जितना वो आगे जाते हैं तो क्या होता है, स्पेसीज जो बढ़ रही थी कुछ हद तक अब स्पेसीज कम होना शुरू हो जाता है। और हम कहते हैं कि स्पेसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया। बट यहाँ पे देखो और आगे गया तो अब
अब कई सारी स्पेसीज नहीं दिखाई दे रहे, बहुत कम स्पेसीज मुझे दिखाई दी, तो हम कहते हैं कि स्पेसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। मतलब जैसे आप आगे आगे बढ़ना, एरिया को बढ़ाना शुरू करते हो, तो शुरुआत में तो कई सारी स्पेसीज आपको दिखाई देते हैं, नंबर ऑफ स्पेसीज, लेकिन और ज्यादा एरिया आप बढ़ा रहे हो तो आपको नंबर ऑफ स्पेसीज उतनी बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मतलब सेम स्पेसीज रिपीट हो जाएगी बेटा, है ना। देखो, एक आपने इनिशियली आपने शुरुआत की, ये भाई साहब देखो, ये देखो, ये यहाँ पे शुरुआत कर रहा है, इसने नोट डाउन कर लिया कि मुझे कितने टाइप की स्पेसीज दिख रही है। इसने नोट डाउन कर लिया कि कैट, 2 नंबर पे डॉग नोट डाउन कर लिया लेट से, फिर ये आगे जा रहा है अभी आगे, ओके। तो अब क्या हो रहा है, आगे जा रहा है तो इसको और अलग अलग टाइप की स्पेसीज दिखाई देगी क्योंकि वो ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर कर रहा है। अब उसने नोट कर लिया 3 नंबर पे स्नेक, 4 नंबर पे यहाँ पे पिग विग डिस्कवर कर लिया, मान लो कांगारू भी उसको मिल रहा है। अब यहाँ पे कैट और डॉग भी है, लेकिन उसने तो पहले ही लिख लिया ना कैट और डॉग, अब फिर से नहीं लिखेगा। चीजें क्लियर हो रही है ना बेटा, ओके। तो यही हम कह रहे हैं कि जितना आप एरिया बढ़ाते हो तो स्पेसीज रिचनेस तो इंक्रीज होता है शुरुआत तक, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लेकिन देखो अब इन्होंने भाई साहब ने और एरिया एक्सप्लोर कर दिया, तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्पेसीज एड ऑन हुई जो नहीं थी। क्लियर बात है। तो हम कहते हैं स्पेसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ लिमिट, उस लिमिट के बाहर नहीं जाएगा। तो ये डायग्राम भी, एक ग्राफ भी हमें वॉन हम्बोल्ट साहब ने दिया था। वॉन हम्बोल्ट बहुत अमीर आदमी थे बेटा, अमीर आदमी के लड़के थे, लेकिन उनका इकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है ना, तो उन्होंने देखो इतना रिसर्च करके ये डेटा अपने पास रखा है। देखो स्पेसीज रिचनेस कहाँ पे लिखा है, वर्टिकल कॉलम पे, और नीचे एरिया। जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो स्पेसीज का नंबर भी मुझे कई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब स्पेसीज रिचनेस बढ़ रहा है, अलग अलग टाइप की स्पेसीज मुझे मिल रही है। अब मैं फिर से एरिया बढ़ा रहा हूँ, तो अब ये जो भाई स्पेसीज रिचनेस बढ़ा नहीं, ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर नहीं गया, अब ये क्या हो रहा है देखो, अब ये फ्लैट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ कि स्पेसीज रिचनेस तो बढ़ा बट ओनली अप टू अ लिमिट, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। S = CSQ, और ये इसका फॉर्मूला भी है। और अगर हमें ये क्या मिला मुझे, ये हाइपरबोला मिला मुझे बेटा, और अगर यही मैं लॉग स्केल में ड्रॉ करूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ब्लू कलर का मुझे क्या मिला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर मैं लॉग स्केल का यूज करता हूँ तो मुझे मिलते हैं स्ट्रेट लाइन। 67% बच्चों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था कि स्पेसीज एरिया रिचनेस का जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन था स्पेसीज एरिया रिचनेस का कर्व ऑन लॉगरिथमिक स्केल इज, सभी बच्चों ने 67% बच्चों ने आंसर दे दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था स्पेसीज एरिया रिचनेस कर्व ऑन अ लॉग स्केल, ऑन अ लॉग स्केल वो आता है बेटा स्ट्रेट लाइन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो S = CA² मतलब क्या, S मतलब क्या कि कितना स्पेसीज रिचनेस, कितना नंबर ऑफ स्पेसीज आपको मिलेगा, ये आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो कि एक एरिया कितने स्पेसीज को सपोर्ट कर सकता है, मतलब कितनी स्पेसीज वहां पे मिल सकती है। ए हो गया, हम बात कर रहे हैं S = CA² जो फॉर्मूला है उसको हम जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। S मतलब क्या, नंबर ऑफ स्पेसीज कितनी है, A मतलब है एरिया, Y मतलब C मतलब Y इंटरसेप्ट, C मतलब Y इंटरसेप्ट, एंड Z जो हमें लॉग स्केल के लिए हम यूज कर रहे हैं वो है रेग्रेशन कोएफिशिएंट। इस Z के बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि Z तो आपको लगेगा अगर आपको नंबर ऑफ स्पेसीज कैलकुलेट करनी है। वो जो पॉइंट बनाया ना आपने, वो जो पॉइंट आपने बनाया है, तो उस पॉइंट में कितने नंबर ऑफ स्पेसीज को आप डाल सकते हो भाई, तो आपको Z तो लगेगा। तो देखो द वैल्यू ऑफ Z इज 0.1 to 0.2, भाई ये कैलकुलेट की गई है, बिल्कुल सही बात है। the value of Z is 0.1 to 0.2. Z is independent of taxonomic group और the type of region है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है पता है, Z इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द टाइप ऑफ रीजन। मतलब मैंने मान लो यहाँ पे एक किलोमीटर का एरिया ले लिया मेरे सामने राउंड, तो उसमें मुझे कितनी टाइप की स्पेसीज मिलेगी। अगर मैं इंडिया में उतना एरिया लिया और मैंने उतना एरिया लिया यूएस में, तो मुझे द नंबर ऑफ स्पेसीज भाई उतनी ही मिलेगी अगर Z वही सेम है तो, राइट। तो वहां पे इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, नंबर ऑफ स्पेसीज की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इतने टाइप के प्लांट्स की स्पेसीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इतने टाइप के फिश की स्पेसीज, नहीं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप। मैंने
कितने स्पेसीज मुझे मिल रहा है, कितने प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उसमें सब कुछ मैंने ले लिया। तो भाई मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज मान लो यहाँ पे 20 मिल रही है, तो उतने रीजन में अमेरिका में भी 20 टाइप की ही स्पेसीज मिलेगी। जब मैंने स्पेसीज की बात की तो उसमें प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, फंजाई आ गया, सब कुछ आ गया, उसमें प्रोटिस्ट वोटिस्ट सब कुछ आ गया। ओके, तो मैंने काउंट किया वहाँ पे कितने आ गए, टोटल 20, यहाँ पे भी 20, .1 से लेके .2, ये देखो राइट। तो यहाँ पे देखो प्लांट्स इन इंडिया, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया एंड मॉलस्क इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि आपको मान लो कि आपने 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे 10 अलग अलग टाइप के प्लांट। ओके, और आपने क्या किया, 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया कैलिफोर्निया में, आपको मिलेंगे वहां पे 10 अलग अलग टाइप के बर्ड। टैक्सॉन चेंज हो गया, रीजन चेंज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज सेम मिल रहा है आपको। ओके, जैसे आपने न्यूयॉर्क में गए, आपने देखा कि मॉलस्क कितने मिल रहे हैं, तो भाई टैक्सॉन चेंज हो गया, राइट, रीजन चेंज हो गया, लेकिन मॉलस्क भी वहां पे 10 मिलेंगे। ये बात है बेटा। तो बहुत यहाँ पे केयरफुल रहना, यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड रिस्पेक्ट ऑफ द रीजन, द जेड इज .1 से लेके .2। 1 मिनट देना बेटा। फाइन, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये तो हो गया जेड। तो लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, फॉर अ वेरी लार्ज एरियाज लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट द जेड वैल्यू रेंज फ्रॉम 0.6 to 1.2 एंड द कर्व इज मच स्टीपर इन सच केस। अगर हम बहुत बड़ा अगर एक एरिया ले लेंगे लाइक अ कॉन्टिनेंट, तो वहां पे जेड की वैल्यू भाई बढ़ जाएगी। जो पहले 0.1 से लेके 0.2 थी, अब वो बढ़ जाएगी, ये बन जाएगी 0.6 से लेके 1.2। इसका ही मतलब क्या हो गया कि मुझे कर्व जो है ये अब स्टीपर मिलेगा बेटा। अब ये कर्व स्टीपर मिलेगा। कर्व स्टीपर मिलेगा मतलब ज्यादा वर्टिकल मिलेगा मुझे। स्टीपर स्लोप सिग्निफाई, ज्यादा वर्टिकल मिला मतलब क्या कि कम एरिया में ज्यादा स्पेसिस मिल रही है मुझे। मैंने इंटायर कॉन्टिनेंट को अगर कंसिडर किया तो z की वैल्यू बढ़ जाती है। द स्टीपर स्लोप सिग्निफाइज दैट द नंबर ऑफ स्पेसिस फाउंड इंक्रीजेस फास्टर than the area explored in a very large areas like the entire continent। ये भाई सर समझ में आ गया आपको। अगर आपने एंटायर कॉन्टिनेंट अगर ले लिया तो ये जो कर्व आपको मिल रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर के कंपैरिजन में, देखो ये क्या हो रहा है, ये स्टीपर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के और पास आ रहा है, मतलब कम एरिया में आपको ज्यादा नंबर ऑफ स्पेसीज मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहते हैं फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स and a mammal in a tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.15। अब ये बात हो रही है कि अपन ने एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट ले लिया, वहां पे हमने बर्ड और मैमल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्लोप मिल रहा है 1.15। जेड की वैल्यू देखो, जो 0.1 से लेकर 0.2 थी नॉर्मली, लेकिन वही बर्ड्स और मैमल के लिए इंटर कॉन्टिनेंट के लिए वो वैल्यू हो जाती है 1.15। तो ये बढ़ गई भाई, मतलब कर्व स्टीपर बन गया ये भाई साहब। द हायर वैल्यू ऑल्सो सजेस्ट दैट द करंट क्लाइमेट इज मोर सुटेबल फॉर बर्ड्स एंड मैमल। मुझे कम एरिया में बहुत सारी स्पीसीज मिल गई बर्ड्स और मैमल की, मतलब उनको ये अभी का करंट क्लाइमेट ये सपोर्ट कर रहा है बेटा। तो अभी का जमाना है, किसका जमाना है, बर्ड्स का, मैमल्स का और एंजियोस्पर्म का। क्लियर है, किसका नहीं है, एम्फीबियंस का, जिम्नोस्पर्म का नहीं है। ये आपको समझ में आ गया भाई। स्पेसीज या रिचनेस को किसने दिया, वॉन हम्बोल्ट ने दिया। क्या कहा कि भाई जितना आप एरिया एक्सप्लोर करते हो तो आपका नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ते हुए जाती है, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ती नहीं जाएगी। अनलिमिटेड नंबर थोड़ी है स्पेसीज का। ओके, तो नंबर ऑफ स्पेसीज भी विल इंक्रीज बट अप टू अ लिमिट, ये बात होगी। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया हमने, हमें पता चला कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है और लॉग स्केल पे हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है। स्ट्रेट लाइन में हमें मिल गया जेड। जेड की वैल्यू जो है ये है 0.1 से लेके 0.2 तक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लार्जर कॉन्टिनेंट एरिया अगर हम लेते हैं तो जेड की वैल्यू जो है ये 0.6 से लेके 1.2 तक ये इंक्रीज कर जाती है। तो हमने देखा कि मैमल्स और बर्ड इनका जो जेड वैल्यू है ये भाई 1.15 है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे हमने इतनी बातें देख ली है जो कि मोर देन सफिशिएंट है। ये देखो वॉन हम्बोल्ट साहब विथ हिज कलीग, भाई ये गए थे अमेजोन फॉरेस्ट और वहाँ पे जाके कई बड़े रिसर्च करके लाए हैं उन्हें। तो स्पेसीज या रिचनेस का और आपको यहाँ पे मिल गया। और
इसी पर्टिकुलर कर्व का यूज करके आप उस पॉइंट के नंबर ऑफ स्पेसिस कितने लगेंगे आपको, कितने वहां पे आप डाल सकते हो उस पॉइंट में, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन अ ट्रॉपिक। चलो 3 2 1 बताओ यार, ट्रॉपिक में which of the following reason is not accounting for the greater biodiversity in a tropic? Availability of more solar energy, बिल्कुल सही बात है। more niche specialization, बिल्कुल सही बात है। more time for species diversification, बताओ, ये भी बिल्कुल सही बात है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया ट्रॉपिकल रीजन पे, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशिएशन जैसी चीजें नहीं हुई। लार्ज सीजनल वेरिएशन, नहीं भाई, लार्ज सीजनल वेरिएशन नहीं होते हैं, स्मॉल सीजनल वेरिएशन ही होते हैं ट्रॉपिक्स में, जिसके वजह से मतलब लार्ज सीजनल वेरिएशन नहीं है भाई, इसलिए तो डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो डी इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वर्महोल्ट, बताओ क्या कहा था उन्हें। 3 2 1 स्पेसिस richness increases with the increasing area but only up to a limit, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलो 2 ही एमसीक्यू थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के शुरुआत में बात की कि बायोडाइवर्सिटी कई सारी है, जेनेटिक है, स्पेसिस जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, स्पेसिस डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये बात की। उसके बाद हमने देखा कि भाई कितने नंबर ऑफ स्पेसिस है अपने पास, तो हमने कहा 7। हमने कहा एक काम करते, रॉबर्ट मे को पूछ के आते हैं। रॉबर्ट मे साहब ने कहा 7 मिलियन ऑफ स्पेसीज है अपने पास। तो हमने कहा कि कितनी अब तक गिनी है अपन ने, तो अपन ने गिनी है 1.5 मिलियन, जो कि ट्रॉपिकल रीजन को बिलोंग करती है। फिर हमने देखा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है, तो आप कहोगे इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल रीजन पे। क्यों? सोलर एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता है, और पास्ट में भी, भूतकाल में वहाँ पे ग्लेशियर जैसी चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़। फिर हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक एरिया में कितनी रहेगी। उसका जवाब वॉन हम्बर्ट सामने दिया, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। S=CSK का फॉर्मूला लगा दो और वो हो गया। अब हम बात करें कि इतनी सारी नंबर ऑफ स्पेसीज जो है भाई, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस है भाई। इकोसिस्टम विद मोर बायोडाइवर्सिटी इज रेजिस्टेंट टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। देखो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एप्पल का ट्री है, बिल्कुल सही बात है, और वहां पे ही इंसेक्ट है। अभी इंसेक्ट क्या करते हैं बेटा, इंसेक्ट क्या करते हैं, आते हैं एप्पल को खा जाते हैं, पूरे ट्री को नुकसान पहुंचा देते हैं। ओके, फिर से यहाँ पे एप्पल ट्री आप लगा देते हो, फिर से इंसेक्ट आता है और उस एप्पल को खा जाता है, ट्री को खत्म कर देता है। ओके, अब देखो, अब हम इसकी डाइवर्सिटी बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनना। अब इनकी हम डाइवर्सिटी बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पे और एक स्पीसीज हम लगा देते हैं। देखो अब ये बर्ड आ गया, अब क्या हो गया भाई, अब ये बर्ड आ गया, वो बर्ड इंसेक्ट को खाएगा, तो ये एप्पल की ट्री अब जिंदा रहेगी। फिर बर्ड को कंट्रोल करने के लिए भी हमें कोई लगेगा। मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज रहती है बेटा, द मोर द नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, द इकोसिस्टम विद मोर बायोडाइवर्सिटी रेजिस्टेंट टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि चेक एंड बैलेंस हो गए अब, एंड इट इज मोर स्टेबल, और उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जितने नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा रहेंगे तो उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है बेटा। ये हो गया, बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ मैंने इस चीज को आपको बता दिया। इकोसिस्टम विद मोर डाइवर्सिटी इज रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय अ स्पीसीज। अब देखो क्या बात की थी हमने, ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में। प्रिकली पेयर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उस प्रिकली पेयर कैक्टस भाई रैपिडली ग्रो होने लगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वो टेंशन में आ गए कि क्या करे, क्योंकि उनके इकोसिस्टम में कोई नहीं था जो उस प्रिकली पेयर कैक्टस जो प्लांट है भाई उसको रोक सके। तो क्या किया गया, दूसरे जगह से वहां पे एक मॉथ लाया गया जो प्रिकली पेयर कैक्टस के ऊपर फीड करता है, मतलब स्पेसीज बढ़ा दिया, अपने एक मॉथ बढ़ा दिया ना इकोसिस्टम में। तो ये होता है, जहां पे ज्यादा स्पेसीज होती है तो कोई एलियन स्पेसीज भी आ गई तो भाई क्या होगा, वहां पे उसको रेजिस्ट करेगी इकोसिस्टम। ऐसा नहीं कि वो इकोसिस्टम को खराब मतलब खत्म कर देगी। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब क्या है कि कोई ना कोई उस डाइवर्सिटी में से वो कोई ना कोई एक स्पेसीज रहेगी इकोसिस्टम में जो कि एलियन स्पेसीज को भाई कंट्रोल कर लेगी, ये चीज। तो हमने ये देखा कि डाइवर्सिटी के क्या क्या फायदे हैं। एक, डाइवर्सिटी के वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते इकोसिस्टम में, डाइवर्सिटी के वजह से इकोसिस्टम स्टेबल रहती है, और डाइवर्सिटी की वजह से कोई एलियन स्पीसीज उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ये बात होगी। अब इसको ही भाई डेविड टिलमन साहब थे, ये बड़े ही भाई इन्होंने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया,
उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे प्लॉट बनाए, देखो आपको डायग्राम में दिखाई, फोटो में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे प्लॉट बनाए और अलग अलग प्लॉट में अलग अलग डाइवर्सिटी रखी। मान लो एक प्लॉट में मान लो एक ही प्लांट लगा दिया, मान लो दूसरे प्लॉट में 2-3 टाइप के प्लांट्स लगा दिए और 2-3 टाइप की कुछ स्पेसीज डाल दी। ओके, ऐसे अलग अलग प्लॉट लगाए उसमें और अलग अलग डाइवर्सिटी वहां पे रखी उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट्स ये किए। यहाँ पे 20 साल तक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उनको क्या दिखाई दिया, उनको ये दिखाई दिया कि जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है बेटा, जहाँ पे मतलब एक बात कर लो आप कि मान लो आपके पास 1 एकड़ का एक आपने फार्म ले लिया, ऐसे 10 अलग अलग फार्म ले लिया अपने 1-1 एकड़ के, सही बात है। किसी 1 एकड़ में सिर्फ आपने एक ही क्रॉप लगाया, फिर सेकंड नंबर का जो आपका फार्म था उसमें आपने 2-3 लगा दिए, फिर थर्ड नंबर का था उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप क्या किया आपने और कई सारी स्पेसीज इंट्रोड्यूस कर दी, 2-3 टाइप की वहाँ पे ये लगा दिए, आपने इंतजाम कर दिया कि वहाँ पे बटरफ्लाई भी आएगी, आप साथ में पॉलिनेशन के लिए वहाँ पे अपने अरेंजमेंट कर दिया, मतलब डाइवर्सिटी आप बढ़ा रहे हो। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतना इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ जाती है बेटा, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो डेविड टिलमैन साहब ने ये कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की, उन्होंने ऑन पेपर प्रूव करके दिखाया कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वो इकोसिस्टम स्टेबल होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिल जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। प्लॉट्स विथ मोर स्पेसीज शोड, जहां जिन प्लॉट्स में ज्यादा स्पेसीज थे, दे शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, दैट इज स्टेबल, इकोसिस्टम स्टेबल रही बेटा। यही चीज हो गया ना कि आपने क्या किया है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि आपने 1-1 एकड़ के 10 फार्म ले लिए, 1 एकड़ में सिर्फ आपने एक ही प्लांट लगाया, उसका एक पर्टिकुलर बायोमास है। फिर दूसरा जो फार्म था उसमें आपने 2-3 टाइप के प्लांट लगा दिए। ओके, अब क्या हुआ कि ये जो है भाई सीजन चेंज होते रहता है। मान लो सीजन ऐसा चेंज हुआ कि यहाँ पे जो प्लांट था वो तो मर गया, तो इसका बायोमास कम, लेकिन सेकंड नंबर के फार्म में आपने क्या किया, 3-4 अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगाए थे, तो 3-4 में से 2 मर भी गए, फिर भी तो 2 जिंदा हैं। तो जहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है भाई वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, बायोमास ज्यादा मिलता है आपको, क्योंकि स्टेबल है इकोसिस्टम। वो आजू बाजू में चेंज होगा, फिर भी 100 में से मान लो 40 भी मर गए तो भाई 60 तो जिंदा है, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म ही हो गया आपका इकोसिस्टम, नहीं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि स्टेबल इकोसिस्टम के बारे में बात की डेविड टिलमैन साहब ने कि प्लॉट्स विद मोर स्पेसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी, इतना आप देखना कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा। अगर किसी फार्म में भाई हनी बी भी है, किसी फार्म में मान लो वहाँ पे सिर्फ आपने एक ही प्लांट लगा दिया और वहाँ पे कोई वीड आ गया तो उस प्लांट को खा लेगा, लेकिन डाइवर्सिटी अगर है तो उस वीड को मारने वाला भी कोई ना कोई उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, ये बात होती है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से। अब देखो एनसीईआरटी कहती है कि आप कहोगे कि मान लो हमारे पास एंड की अभी जो है 20,000 स्पेसीज है, लेकिन लेट्स से कि भाई 15,000 स्पेसीज होती तो क्या होता। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि भाई स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी तो चाहिए इकोसिस्टम के लिए, लेकिन फिर आप कहोगे कि भाई 20,000 एंड की स्पेसीज है अपने पास, तो 15,000 अगर स्पेसीज रहेगी तो भाई इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। आप तो ये कह रहे हो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल। अब आपके पास हमने शुरुआत में ही देखा कि 20,000 टाइप की भाई एंट की स्पीसीज है, मान लो 20,000 नहीं होती 15,000 होती तो क्या हो जाता। तो एनसीईआरटी कहती है इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसका इनडायरेक्ट आंसर है। देखो पॉल एलरिच ने ट्राइज टू एक्सप्लेन, हमने अब तक 2 साइंटिस्ट पढ़े, दिस इज द थर्ड साइंटिस्ट। फर्स्ट हमने पास रॉबर्ट मे के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वॉन हम्बोल्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बात की डेविड टिलमैन के बारे में, 3 हो गए। दिस इज द फोर्थ वन, नॉट द थर्ड वन, पॉल एलरिच। पॉल एलरिच ने कहा कि भाई बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई मैं समझाता हूँ तुमको कि कैसे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखो पॉल एलरिच ने क्या किया, उन्होंने रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया। उनका कहना था कि ये जो एरोप्लेन है इट इज़ लाइक अ इकोसिस्टम, और उसमें ये जो छोटे छोटे नट बोल्ट्स है वो लेट्स है कि वो रिवेट है, सही बात है। और अब क्या होता है, रिवेट मतलब स्पेसीज है, ये इकोसिस्टम, ये प्लेन मतलब इकोसिस्टम है,
छोटे छोटे नट बोल्ट्स मतलब स्पेसीज है। अगर यहाँ पे क्या होगा, कोई एक नट हमने निकाल दिया तो भाई इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, लेकिन हमने और ज़्यादा नट यहाँ पे पॉप करने लगे, रिवेट को पॉप करने लगे, तो क्या होगा, तो भाई अल्टीमेटली ये एरोप्लेन डूबने ही वाला है। तो ये बात हो रही है। तो उन्होंने हमें रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू ये समझाने की कोशिश की, पॉल एलरिच साहब ने, कि भाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसीज, अलग अलग टाइप की स्पेसीज होना। तो ऐसा नहीं कि एक स्पेसीज निकाल दिया इसलिए एकदम से भाई इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। चीज़ें सही है। एरोप्लेन को उन्होंने कहा कि ये देखो ये इकोसिस्टम है, उसमें लगे हुए नट बोल्ट्स जो है ये रिवेट्स है, मतलब स्पेसीज है। अगर ये नट बोल्ट को एक एक करके मैं निकालूंगा धीरे धीरे धीरे, तो अल्टीमेटली ये एरोप्लेन फॉल हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, सब खत्म, ये बात। ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे IUCN ने एक रेड लिस्ट निकाली बेटा। रेड लिस्ट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई रिसेंट एक्सटेंशंस को नोट डाउन किए उन्होंने, मतलब रिसेंटली कौन कौन एक्सटेंड हुआ है वो बात हमें उन्होंने 2004 के लिस्ट में वो बता रहे हैं। ऐसी लिस्ट वो अपडेट करते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसीज एक्सटेंट हो रही है मतलब डाइवर्सिटी कम हो रही है। देखो कौन सी स्पेसीज एक्सटेंट हुई रिसेंटली, डोडो फ्रॉम द मॉरिशस, भाई ये एक्सटेंट हो गया। क्वैगा फ्रॉम अफ्रीका, बिल्कुल ये हॉर्स जैसा दिखता है, ये एक्सटेंट हो गया। ओके, थैल्सिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये एक्सटेंट हो गया, थोड़ा हल्का सा देखो वुल्फ जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एक्सटेंट हो गए, इनके ये नहीं बचे भाई, इनको हम बचा नहीं पाए एक तरीके से, ये बात समझ लो। स्टीलर सी काऊ फ्रॉम द रशिया, भाई इसका ना, इसको ये बहुत बड़ा एनिमल था, इससे आपको बहुत बड़ा मीट मिलता था, तो लोगों ने इसको मार मार के मतलब इसको खत्म ही कर दिया, एक्सटेंड हो गया। अब पूरी दुनिया में स्टीलर सी काऊ आपके पास नहीं है। ओके, 3 सब स्पेसीज ऑफ टाइगर, दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये भी एक्सटेंट हो गए बेटा। ओके, तो ये एक्सटेंशन का आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल, मतलब 3 ऑप्शन दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि बताओ इसमें से कौन एक्सटेंट नहीं है एज पर IUCN रेड लिस्ट। तो आपको इनके नाम पता चाहिए, क्या क्या नाम है बेटा, डोडो, क्वेगा, थैल्सिन, स्टीलर सी काऊ और टाइगर की 3 सबस्पेसीज, बाली, जवान एंड कैस्पियन। क्लियर है। तो ये भाई ये एक्सटेंट हो गए, इनको हम बचा नहीं पाए। एम्फीबियंस आर मोर वेल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। देखो एम्फीबियंस का क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा, एम्फीबियंस को फ्रेश वाटर चाहिए। ओके, और फ्रेश वाटर को हमने गंदा कर दिया, हमने वहाँ पे पोल्यूशन कर दिया है। अब पोल्यूशन की वजह से ये जो एम्फीबियन है उनको हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, जिसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम एम्फीबियंस धीरे धीरे अब एक्सटिंक्ट होने लगे हैं। वैसे ही जिम्नोस्पर्म आपको बहुत कम दिखाई देते हैं, ये पर्टिकुलरली माउंटेन रीजन में रहते हैं, उनका भी यही फॉर्मूला फंडा है। इनका क्या होता है ना, इनका रिप्रोडक्शन बहुत धीरे होता है बेटा जिम्नोस्पर्म का। ओके, एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछूं, मुझे बताओ वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो आप यूज करोगे जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए, या सिंपली वहां से सीड डिराइव करने के लिए, अगर ये पता होगा ना बेटा आई विल बी इम्प्रेस। तो मुझे बताओ प्लांट ग्रोथ हार्मोन वो कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, देखा है हमने, जिसको यूज करके मैं जिम्नोस्पर्म से सीड ले सकता हूँ कम टाइम में। पता अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बड़ा इंप्रेस हो जाऊंगा अगर इसका आंसर दिया आपने तो, क्योंकि ये हमने पढ़ा है। तो जिम्नोस्पर्म का क्या होता है यार, एक्चुअली सीड फॉर्मेशन के लिए वो उसमें कई साल लग जाते हैं, तो मतलब रिप्रोडक्शन बहुत स्लो है, और उसके वजह से, और सेकंड चीज़ यहाँ पे अब जो अपना क्लाइमेट है वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो एम्फीबियंस एंड जिम्नोस्पर्म ये भाई हिट लिस्ट पे है, ये एक्सटिंक्ट होंगे बहुत जल्द। 6th एक्सटिंक्शन अपने अभी जो अपना चल रहा है, दिस इज द 6th एक्सटिंक्शन रेट, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। हम मानते हैं कि इसके पहले 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है, दिस इज द 6th एक्सटिंक्शन। ये बहुत फास्ट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हाफ ऑफ ऑल द स्पेसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। मतलब इतनी सारी अपने पास स्पेसीज जिसको बनने के लिए लाखों साल लग गए, उसमें से 50% भाई आने वाले 100 सालों में ही एक्सटिंक्शन उनका हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। चीज़ें क्लियर है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रही है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज क्यों कम हो रहे हैं। इसके 4 मेन रीजन एनसीईआरटी हमें बताती है, 4 मेन रीजन।
द नंबर वन इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले देख लेते कौन से 4 रीजन है। हम ये देख रहे हैं कि भाई हमने ये देखा कि जिम्नोस्पर्म एक्सटेंड हो रहे हैं, मतलब ये उनको अभी का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। एम्फीबियंस का भी वही हाल है, दे आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन हो गया वो तो हमने देख लिया, हमने कहा एम्फीबियन जिम्नोस्पर्म ये भी एक्सटेंड हो रहे हैं। तो फिर अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज क्यों कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी अपने अराउंड क्यों कम हो रही है, उसके 4 रीजन मुझे दिखाई देते हैं। वन इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, द अनदर वन इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, द थर्ड वन इज द एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड द फोर्थ वन इज द को एक्सटेंशन। चलो हम एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन लोग हैं। ये जो चारों लोग हैं, ये जो चारों कॉजेस है, इनको हम कहते हैं इविल कॉटलेट। ओके, इविल कॉटलेट, इसके वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई तो आपको पता है भाई क्या होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। इकोसिस्टम डिस्टर्ब मतलब क्या, हम इकोसिस्टम में रहते हैं, हम इकोसिस्टम के अबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गई मतलब हम डिस्टर्ब हो जाएंगे बेटा, ये चीज़ है। ओके, तो हम बात करते हैं व्हाट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की। देखो अब होता क्या है कि यार कई बार मतलब हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट जो है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कन्वर्ट कर दिया। बीच बीच में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने वुड लेने के लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट कट कर दिए अलग अलग रीजन की वजह से। अब क्या हो गया, ये जो फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमने कहा कॉन्टिज्यूअस फॉरेस्ट, उसको अपन ने फ्रैगमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया अपने फायदे के लिए। इसके वजह से 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अफेक्ट हुए, दे आर द बर्ड्स एंड द मैमल। बर्ड्स का क्या प्रॉब्लम है, बर्ड और पॉलिनेटर जो रहते हैं ना बेटा, दे डू नॉट लाइक टू ट्रैवल मच। ओके, और अब क्या हो रहा है, अब फ्रेगमेंटेशन कर दिया आपने, अब उनको दूर दूर जाना पड़ रहा है क्योंकि आपने क्या किया, उनका फॉरेस्ट कम कर दिया, फॉरेस्ट के में पैचेस 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 बना दिया आपने। अब बर्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज दे डोंट लाइक टू ट्रैवल मच। वैसे ही मैमल्स, लार्ज साइज मैमल जैसे कि एलिफेंट, अब एलिफेंट प्रीफर करता है कि वो बहुत अंदर रहे फॉरेस्ट में और वहां पे जाके वो अपना रिप्रोडक्शन कर सके। अब यहाँ पे देखो फॉरेस्ट को हमने फ्रैगमेंट से तब्दील कर दिया तो अब उसको वो एरिया मिल नहीं रहा है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एक बार और बताता हूँ कि 4 कॉजेस हम देखने वाले हैं, उसमें से सबसे बड़ा कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लिया सवाल तो बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कौन है, एनसीईआरटी ने बताया, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं बेटा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखो, इट यूज्ड टू कवर 14% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड नाउ कवर्स नो मोर देन द 6%। हमने उसको भी डिस्टर्ब कर दिया अपने फायदे के लिए, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रेसिडेंशियल के लिए उस फॉरेस्ट को यूज किया गया, अब 6% ही बचा। रीजन क्या है, कट एंड क्लियर फॉर कल्टिवेटिंग मेनली सोयाबीन। सोयाबीन के लिए मतलब क्या किया भाई, वहां पे हमें चाहिए था सोयाबीन तो उसके लिए उसको कट कर दिया गया। और कई सारा फॉरेस्ट तो इसलिए कट कर दिया गया ताकि वहां पे ग्रास लगा के उसका यूज कैटल ग्रेजिंग के लिए किया जाए। तो इन 2 मेन रीजन थे जिसके वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है इसकी जो भाई अब इसका जो एरिया है ये कम हो गया, 14% से 6% के ऊपर आ गया। अब बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। ये तो हो गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अब बात करते हैं सेकंड रीजन, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जैसे स्टेलर सी काऊ को मार दिया गया क्योंकि देखो बड़ा एनिमल था और ये ज़्यादा भागता भी नहीं था, उसको पकड़ना बहुत आसान था। तो एक बार आपने पकड़ लिया तो आपको बहुत बड़ा मीट मिल जाएगा, इसलिए लोगों ने इसको इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया कि एक्सटेंड हो गया भाई, ओवर एक्सप्लॉइट किया इसको, एक्सटेंड हो गया, अब नहीं बचा। पैसेंजर पिजन, अब ये बहुत ही भाई खूबसूरत बर्ड है और इंसान शातिर दिमाग, ओके, गंदी सोच, अच्छा चीज़ दिखा तो उसको मार देंगे। अब वो अच्छा था, खूबसूरत था तो उसको मार दिया, है ना, कि देखो सबको बताने के लिए, दोस्तों को बताने कि देखो मैंने इसको मारा। ऐसे ही भाई पैसेंजर पिजन, ये भी इसको हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया, बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से हमने इसको मिस कर दिया अभी। वैसे ही मरीन फिश में हमने बड़े बड़े शिप्स बनाए और बड़े बड़े ट्रैप्स हम बनाते हैं जिसके थ्रू हम मरीन फिश को कैच करते हैं भाई, वो भी है, उनकी भी कई सारी स्पेसीज अब एक्सटेंड होने लगी है। चीज़ क्लियर हो रही है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज अनदर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
देन द एलियन स्पीसीज इन्वेजन इज ऑल्सो द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब नील पर्च जो है इसको विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो फिश है ना भाई, ये बहुत बड़ी होती है और क्या होता है कि इससे आपको बहुत अच्छा मीट मिल जाता है, इसलिए उसको लेक विक्टोरिया में डाला गया। तो ये इसने क्या किया, इसने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, है ना। इट लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ द सिक्लिड फिश इन द लेक। मतलब सिक्लिड फिश मतलब वो छोटे छोटे एक्वेरियम में जो फिश रहते हैं ना, उसको इसने खाना शुरू कर दिया और उसमें से 200 स्पीसीज एक्सटेंड भी हो गई। तो ये देखो, ये है एलियन स्पीसीज इन्वेजन इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अनदर एग्जाम्पल इज द कैरेट ग्रास दैट इज पार्थिनियम वीड। नो नेचुरल प्रेडेटर इज देयर। तो भाई ये भी है जिसके वजह से इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, कई सारे रीजन में फैल जाता है, कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। ये होता है एलियन स्पीसीज इन्वेट करने के बाद आपकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है और आपका फिर बायोडाइवर्सिटी कम होने लगता है। ओके, उसके बाद वाटर हाइसिन इकोहॉर्निया, ये हमने पढ़ा भी है। हमने इसके बारे में पढ़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, तब भी हमने इसके बारे में बात की कि किस तरीके से वाटर पोल्यूशन कर रहा है ना। वाटर हाइसिन रैपिडली ग्रो होता है। हमने कहा इसे टेरर ऑफ बंगाल, हॉर्न बजाते हुए जाता है बंगाल में। तो इकोहॉर्निया, ओके, इसको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं है होना है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी आपकी कम हो गई, क्योंकि कई सारी स्पीसीज फिर अब लॉस होने लगी इसकी वजह से। ये किस तरीके से अफेक्ट करता है आपको पता है, वाटर को कंप्लीटली घेर लेता है। नीचे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो रहा है उनका प्रॉब्लम हो गया, कई सारे तो फिर उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका स्प्रेड फास्टर होता है, ये प्रॉब्लम इसका। अब अफ्रीकन क्लैटफिश, अब अफ्रीकन क्लैटफिश का क्या ये है, इसको इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा। ओके, इसका नाम है अफ्रीकन क्लैटफिश क्लैरियस गैरिपिनस। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो लोगों ने छोटे छोटे पॉन्ड में इसको ग्रो करना शुरू कर दिया और ये बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाती है और इसका फिर ज़्यादा फायदा, मतलब ज़्यादा वैल्यू है इसकी, महंगी रहती है। फिर एक ने क्या किया इस पॉन्ड से निकाल के उसको डाल दिया समंदर में, और ये क्या करती है, ये गंदे पानी में भी अच्छे से ग्रो कर जाती है, पॉल्यूटेड वाटर में भी ग्रो कर जाती है। अब इसने क्या किया, इसने इंडिजिनस कैट फिशेस को खाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से अपनी जो नेटिव स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट होने लगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, अगर आप दिख गए अफ्रीकन कैटफिश के साथ तो आपको अरेस्ट होगा बेटा अब। ओके, क्योंकि ये चीज जो क्या करते बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रही है। देन एक एग्जांपल हमने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, वहां पे हमने क्या देखा था कि गैलापागोस आइलैंड में अबिंगटन टॉर्टोइस थे। ओके, ये नेटिव थे वहां पे। फिर गैलापागोस आइलैंड पे जहाँ पे डार्विन साहब गए थे, वहां पे इंसान तो शातिर दिमाग, फिर लोग गए जाते जाते गोट लेके गए साथ में। तो गोट ने क्या किया, वहां पे जो ग्रास था उसको खाना शुरू कर दिया, वो एलियन हो गया उस आइलैंड के लिए। ग्रास खाना शुरू कर दिया तो ग्रास के ऊपर मेन तो ये लोग फीड करते थे अबिंगटन टॉर्टोइस, अब एक्सटेंड हो गए बिकॉज ऑफ द गोट। इसको हमने किस टाइप का कंपटीशन कहा, अगर याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। नाउ द कंपटीशन बिटवीन गोट एंड दिस अबिंगटन टॉर्टोइस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ कंपटीशन, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। नहीं पता है तो बेटा पेज खोल के देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये होता है एलियन स्पीसीज अपने इन्वेट कर दिया तो नेटिव स्पीसीज भाई वहां पे एक्सटिंक्ट होने लगती है, बिल्कुल सही बात है। देन द लास्ट रीजन इज द कोएक्सटिंक्शन। कोएक्सटिंक्शन मतलब क्या, कि व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल associated with it in an obligatory way also extinct। देखो जैसे लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में अल्जी और फंगस का दोनों का भाई ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। मान लो वहां पे फंगस का एक्सटिंक्शन होने लगेगा तो अल्जी भी साथ में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब होस्ट फिश एंड इस पैरासाइट, जैसे हमने बात की साइक्लोस्टोमेटा, भाई एक्टोपैरासाइट है। अब जिसके ऊपर फीड कर रही है अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया तो वो भाई पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे कि ऑर्किड ऑफरा है, हमने बात की कि भाई ऑर्किड को पॉलिनेशन के लिए वो क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ऑर्किड ऑफरा है। अगर वो इंसेक्ट अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो भाई ऑर्किड को भी प्रॉब्लम जाएगा। तो जहां पे कोई इवोल्यूशन हुआ है वहां पे कोई एक्सटिंक्शन भी होगा। फिग ट्री एंड वास्प इंसेक्ट, हमने बात की कि भाई फिग ट्री को पॉलिनेशन के लिए वास्प इंसेक्ट जो है वो चाहिए। अगर वास्प इंसेक्ट अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो भाई फिग ट्री भी पॉलिनेशन नहीं कर सकेगी, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो कोएक्सटिंक्शन इज अनदर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो हमने बात की हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द सेकंड वन इज द ओवर एक्सप्लॉइटेशन। द थर्ड हमने बात की किसके बारे में, कोएक्सटिंक्शन के बारे में। एंड फोर्थ हमने बात की एलियन स्पीसीज इन्वेजन। चीज क्लियर हो रही है? ओके,
बिल्कुल सही बात है। नाउ द क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, बताओ चारों कॉज आपको दिए हैं लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है? आप कहोगे 3, 2, 1, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। किसको प्रॉब्लम जा रहा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की? तो आप कहोगे मैमल और बर्ड्स, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन। आप हमने बात की कि आयुषिन ने रेड लिस्ट पब्लिश कर दी बेटा। तो रेड लिस्ट में किस चीज का डेटा होता है? इस रेड लिस्ट में डेटा किसका होता है? थ्रेटन्ड स्पीसीज का। बिल्कुल सही बात है। ओके, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अभी हमने देखा कि भाई इतना सारे रीजन है बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, क्यों डिस्टर्ब हो रही है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी, सब देखा हमने। अब हम और ज्यादा एक थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में इसी टॉपिक को देख रहे हैं कि व्हाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई इसके लोग 3 टाइप के आर्गुमेंट दे सकते हैं। एक है नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, एक है ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट और एक है इथिकल आर्गुमेंट। अब ये चीज क्या है? देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हमने लोगों को समझाया कि भाई बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसलिए आपने उसको बचाना चाहिए। तो क्यों बचाना चाहिए भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके 3 आर्गुमेंट है। एक है नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, मतलब छोटी सोच। छोटी सोच मतलब क्या? जैसे हम कहेंगे ह्यूमंस डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द इकोसिस्टम। जैसे कि हम सीरियल पल्सेस फ्रूट डिराइव करते हैं, हम फायरवुड फाइबर डिराइव करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल डिराइव करते हैं, हम डाइज रेजिन परफ्यूम डिजाइन करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट है, इसलिए भाई बायोडाइवर्सिटी को हमने मेंटेन रखना चाहिए, बचाना चाहिए। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या? एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये जो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की स्पेसीज है, इससे आप बायो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्रोस्पेक्टिंग फ्यूचर रिलेटेड थिंग है ना, मतलब आप इसमें आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, इसको आप एक्सप्लोर करो। मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी, तो आपको जो लगने वाले कई सारे प्रोडक्ट है आपको मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग और अलग चीज डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट के वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। ये हो गया एक नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। नैरो मतलब छोटी सोच, क्योंकि आप बात कर रहे हो आपके फायदे की, लेकिन जो भी है भाई बचाने की तो बात आप कर रहे हो, तो नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। बायो प्रोस्पेक्टिंग के जैसे ही कुछ वर्ड है जिसको हमने क्या बताया था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कहाँ पे बात की हमने? मॉलिक्यूलर जीनेटिक्स में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद और एक वर्ड आता है बायो रिमेडिएशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या कि भाई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी का यूज करना, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को और अच्छे से समझने के लिए। चीज क्लियर हुई है? मतलब बेसिकली डीएनए को और स्टडी करने के लिए। बायो रिमेडिएशन मतलब क्या? बायो टेक्नोलॉजी का यूज करना रेमेडी को फाइंड आउट करने के लिए, अलग अलग केमिकल्स और अलग अलग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि हमें उससे फायदा हो सके, उसे कहते हैं बायो रिमेडिएशन। चीजें क्लियर हुई? ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स थे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। चलो, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट क्या कहता है? वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम नेचर। भाई हमें जो है भाई नेचर से ऑक्सीजन मिलता है। अमेजोन फॉरेस्ट से तो 20% ऑक्सीजन हमें, टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन हमें अमेजोन फॉरेस्ट दे रहा है। जैसे भाई पॉलिनेटर हमें फ्रूट देते हैं, तो इसलिए हमें पॉलिनेटर्स को बचाना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। भाई हमें जो है चलने में, लॉन पे अपन चल रहे हैं, थिक वुड से हम चल रहे हैं, तो हमें यार एक अच्छा फील आता है। जैसे सुबह उठने के बाद हम किसी बर्ड का सॉन्ग सुनते हैं तो हमें एक अच्छा फील आता है। जैसे फ्लावर को ब्लूम होते हुए देखते हैं तो आपको प्लेजर मिलता है, और इसलिए आपने बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। दिस इज अ ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, मतलब थोड़ी बड़ी सोच हो गई आपकी। नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट मतलब क्या? डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट की बात आप करते हो, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आपको अलग अलग आर्गुमेंट दिए रहेंगे और पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सा नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट है, कौन सा ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट है, एंड द थर्ड आर्गुमेंट इज द इथिकल आर्गुमेंट। मतलब भाई देखो, बायोडाइवर्सिटी, ये जो प्लांट्स आपको फ्रूट देते हैं, तो भाई आपकी भी जिम्मेदारी है इनको बचाना। ये हो गई मॉरल ड्यूटी कि भाई ये जो, इसलिए तो ये मॉरल ड्यूटी की वजह से कई सारे जो पेड़ है उसकी हम पूजा करते हैं कि भाई एक तरीके से अपने मॉरल ड्यूटी, उसको थैंक्स बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी मॉरल ड्यूटी कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो हमारी भी तो ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करना। दैट इज मॉरल ड्यूटी। चीजें क्लियर हो गई? तो नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट,
ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट और एक हो गया इथिकल आर्गुमेंट कि भाई इसके वजह से हमने बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व करना है। चलो लेकिन अब सवाल आता है कि बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व क्यों, मतलब कैसे करें यार। कॉन्जर्व करना है ये तो अपना फिक्स हो गया, तीनों आर्गुमेंट हमने दे दिए। अब बात आएगी कि चलो यार कॉन्जर्व करना है तो कैसे करेंगे। देखो एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेरे मतलब मैं खुद भी एक बार बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। तो देखो ध्यान से समझो, ये फॉरेस्ट है, उसमें टाइगर्स है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है देखो, अब आपने क्या किया, इसको कॉन्जर्व करने के लिए आपको पता है कि भाई टाइगर को जो है लोग जो है उसको मारते हैं, लोगों को बड़ा मजा आता है यार इनको मारने में, ठीक है चलो भाई उसको मारते हैं। तो आपने क्या किया, उसके बाहर उनको प्रोटेक्शन दे दिया कि भाई देखो तुम्हारा जो फॉरेस्ट है उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होता है, आप ये सोच रहे हो कि टाइगर्स तो अब बिल्कुल भाई टाइगर जिंदा है, मतलब टाइगर अब प्रोटेक्टेड हो गए। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो फॉरेस्ट है बहुत बड़ा एरिया होता है बेटा, और आपके लिए इकोनॉमिकली भी पॉसिबल नहीं होता है कि इतने बड़े फॉरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ओके, तो क्या होता है, यहां से इतने सारे टाइगर देखो चले गए, लोगों ने मार दिए और अब एक ही बचा। मतलब लेट्स से हम इमेजिनरी कंडीशन देख रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अब ये एक्सटिंक्ट होने वाला है, अब ये थ्रेटन स्पीसीज में आ चुका है। थ्रेटन स्पीसीज मतलब क्या कि भाई अब इसको थ्रेट है, इसको अब बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने इन सीटू कॉन्जर्वेशन किया, इसे कहते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन। मतलब ये जो आप कर रहे हो, जहाँ पे टाइगर रह रहा है, ये फॉरेस्ट उसका घर है, उस घर में ही आप इसको देखो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसे कहते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन। मतलब घर में जाके, उसके घर में जाके उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब उसके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये हो गया इन सीटू कॉन्जर्वेशन। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फॉरेस्ट इतना बड़ा एरिया होता है, उसको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें तो एक इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ी चीज़ भी हमारे सामने हमें फेस करनी पड़ती है। तो देखो ये नहीं प्रोटेक्ट कर पाए और अब वो जो स्पीसीज थ्रेटन स्पीसीज बन गई है। अब हम कहते कि भाई टाइगर देख तेरे जान को है खतरा, अब तुझे यहाँ पे मुझे रखना, मतलब तेरे जान को तो बहुत बड़ा धोखा है। तो अपन एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तू अब थ्रेटन स्पीसीज बन चुका है, थ्रेटन मतलब जिसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने खुद कुछ एरिया डेवलप किए, छोटे एरिया, जैसे जू, बिल्कुल सही बात है, जूलॉजिकल पार्क हमने खुद डेवलप किए। अब हम क्या करते हैं, इसको वहाँ से लेके आ गए इधर और एकदम स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड एरिया में उसको रख दिया। तो आपने क्या किया, देखो इसको यहां से उठाया, उसको घर से उठाया और बाहर आउटसाइड द होम उसको अब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसे कहते हैं एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि इन सिटू मतलब जो जहां पे उसका हैबिटेट है वहां पे उसको प्रोटेक्ट करना, और एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन मतलब उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के दूसरे हैबिटेट में लेके जाना और उसको वहां पे हम प्रोटेक्शन देंगे, उससे कहते हैं एक्स सिटू। एक्स मतलब एग्जिट करना उधर से और बाहर के साइड में लेके आना, उससे कहते हैं एक्स सिटू। इन सिटू मतलब जहाँ पे है उसी को वहाँ पे प्रोटेक्शन करना। इसको मैं इस तरीके से भी समझाता हूँ, जैसे मान लो आप आपके घर में रहते हो, मैं आपको आपके घर में ही प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, मतलब मैं इन सिटू कॉन्जर्वेशन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, आपके घर में ही आपको धोखा है तो आपको उठाया पुलिस स्टेशन में जाके रख दिया और कहा कि यहाँ पे सब पुलिस है चारों तरफ, तेरे जान को कोई धोखा नहीं है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन कर रहा हूँ आपका। क्लियर बात है, व्हाट इज इन सिटू एंड व्हाट इज एक्स सिटू, राइट। तो इन सिटू कॉन्जर्वेशन मतलब नेचुरल हैबिटेट में उसको कॉन्जर्व करना। अब वही बात होगी कि नेचुरल हैबिटेट में अगर हम कॉन्जर्व करने लगे तो भाई एक बहुत बड़ा पैसा खर्चा हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ फॉरेस्ट तो इतने बड़े हैं जो अलग अलग स्टेट में आ जाते हैं उनकी बाउंड्रीज। तो एक स्टेट कहेगा कि मैं प्रोटेक्शन देता हूँ, दूसरा कहेगा मैं नहीं देता हूँ, अल्टीमेटली आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे कंट्रीज ने क्या कि भाई हॉट स्पॉट इन्होंने आइडेंटिफाई किए। अब हॉट स्पॉट्स मतलब क्या, दीज आर द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस, जहाँ पे कई सारी स्पेसीज आपको दिखाई देती है। ऐसे रीजन्स को आपने आइडेंटिफाई किया, इस प्लैनेट अर्थ पे ऐसे कौन से रीजन हैं जहाँ पे मुझे हाई डिग्री ऑफ मतलब कई सारी स्पेसीज दिखाई देती है। अब इन हॉट स्पॉट पे होता है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब यहाँ पे कई सारी स्पेसीज आपको ऐसी दिखाई देती है जो कि उसी पर्टिकुलर रीजन में आपको दिखाई देगी। ऐसे 34 हॉटस्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड हमने आइडेंटिफाई किए। हॉटस्पॉट मतलब क्या,
ऐसे रीजन आप देख रहे हो आपके सामने, ये वो रीजन है जहाँ पे मुझे कई सारी स्पेसीज दिखाई देती है और जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, मतलब यहाँ पे कई सारी स्पेसीज ऐसी है जो मुझे वहीं पे दिखाई देगी, कहीं और नहीं दिखाई देगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि इन हॉटस्पॉट्स को हम बचाएंगे ताकि बायोडाइवर्सिटी को हम बचा पाए। अब इंडिया में कौन से हॉटस्पॉट है, अब ये तो हो गए दुनिया में इतने सारे, अब इनमें से इंडिया में कौन से हैं, तो इंडिया में 3 है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला हॉटस्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, देन इंडो बर्मा ब्लू कलर का, एंड देन ऊपर के रीजन में हिमालय। तो चीज़ें क्लियर है। बहुत बार पूछा जाता है कि 34 हॉटस्पॉट्स पूरे दुनिया में है, उसमें से इंडिया में कौन से हैं, तो आप देखना वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और हिमालय रीजन। ओके, यहाँ पे क्या है, कई सारी स्पीसीज आपको दिखाई देती है और कई सारी स्पीसीज तो ऐसे है जो सिर्फ यहाँ पे ही दिखाई देगी। तो आपने ये डिसाइड किया कि यार देखो, कंप्लीट इंडिया में मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया, मैं यहाँ पे जाके इनको प्रोटेक्ट मैं कर सकता हूँ। हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। अब ये जो हॉटस्पॉट का एरिया है जो हमने अभी देखा, ये अर्थ के लैंड एरिया के लेस देन 2% है, लेकिन अगर आपने इसको बचा दिया तो क्या होगा, तो इट विल रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। जो एक्सटिंक्शन हमारा अभी चल रहा है इसको 30% कम पे वो लेके आएगा, मतलब लेस देन 30% पे उतना कम कर देगा वो। सो इट विल रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30% से कम कर देगा। अभी जो 100% से अपना मान लो एक कार चल रही है, मतलब उतने स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रहा है, कई सारी स्पेसीज मर रही है, वो 30% लेस हो जाएगी, मतलब 70% के ऊपर हम लेके आ सकते हैं उस एक्सटिंक्शन को। हमें तो 0 चाहिए एक्सटिंक्शन, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट कम हो जाए। तो चीज़ें क्लियर है कि हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ पे स्पेसीज रिचनेस ज़्यादा है, जहाँ पे हाई एंडेमिज्म हमें दिखाई देता है। ऐसे इंडिया में भी हॉटस्पॉट कितने हैं, 3, अराउंड द वर्ल्ड 34, इंडिया में 3, इंडो बर्मा, हिमालय और वेस्टर्न घाट। चीजें क्लियर हुई है। चलो, अब ये हमने क्या किया, इन सीटू कंजर्वेशन हो गया कि वहां पे हम जाएंगे, हॉटस्पॉट मतलब वहां पे जाएंगे, वहां पे प्रोटेक्शन करेंगे। अब ऐसे ही इन सीटू कंजर्वेशन हम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के द्वारा। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब क्या होता है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब ये फॉरेस्ट का एरिया होता है जहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड होती है, मतलब कैटल लेके आप जा सकते हो, वहाँ पे ह्यूमन भी सेटल हो सकते हैं, हम उनको सेटल होने देते हैं। ओपन होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक आ सकती है, जा सकती है, घूम फिर सकती है। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट्स को और एनिमल को, मतलब उस एरिया को थोड़ा मॉनिटर किया जाता है कि भाई यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ ना हो। तो इनको हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसे हमारे पास क्या है, नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में मतलब वो ऐसे फॉरेस्ट है और या आप मान लो ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी अब बढ़ा दी, यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन हमें लगा दिया। हमने यहाँ पे ग्रेजिंग और ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ नहीं करते हम लोग। हम कहते कि नहीं भाई, यहाँ पे जो स्पेसीज है भाई इनके जान को धोखा है, तो आप यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे ग्रेजिंग भी अलाउड नहीं है, ना यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब आजू बाजू में घर वर कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पे प्राइमरी एम ये है कि भाई टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। नेशनल पार्क तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को समझ में आया। एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम दिया है, मैं उसका सिर्फ थोड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल पार्क में आप जाओगे तो भाई आपको प्रॉपर परमिशन वगैरह सब कुछ लगता है, वैसे ही आप डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा रिलैक्स होता है। क्लियर है। तो ये दोनों क्या है, ये इन सिटू कंजर्वेशन है, जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं वहाँ पे ही हमने नेशनल पार्क बना दिया, तो वहाँ पे उनकी जगह पे हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉटस्पॉट। देन बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब क्या होता है, देखो मान लो बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है, उसको हम 3 एरिया में डिवाइड करते हैं। एक होता है भाई बहुत बड़ा एरिया, एक होता है कोर जोन। कोर जोन मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। उसके बाहर आप देख रहे हो बफर जोन, मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल के लिए इस एरिया को ओपन रखा जाता है। और बाहर आता है ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉप कल्टीवेशन मतलब खेती वेती आप कर सकते हो। इस टाइप की एरिया हमने डिज़ाइन किए जिसे हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व। मैं बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसको हमने कहा कि ये कोर जोन है भाई, इसके आप बाहर, इसके पास भी मत आप जाना। उसके बाहर हमने जो कहा बफर जोन एक बना दिया, उसके बाहर हमने ट्रांजिशन जोन बना दिया कि भाई यहाँ तक आप आओ, क्योंकि यार लोगों की भी तो डिमांड है, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो हमने वहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन को लूज कर दिए ट्रांजिशन जोन में, और कोर जोन में हमने स्ट्रॉन्ग रखे। तो ऐसे एरिया को हम कह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व।
देन आता है सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स जैसे कि खासी हिल्स ऑफ मेघालय में भी हमें इस टाइप के सैक्रेड ग्रूव्स दिखाई देते हैं। एरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका और कई सारे रीजन। अब सैक्रेड ग्रूव्स मतलब क्या कि सैक्रेड मतलब क्या कि भगवान से कनेक्शन होना। अब कई सारे ट्राइब्स क्या करती हैं, वो भाई कुछ कुछ प्लांट्स को भाई मतलब वो बहुत ज़्यादा पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो हमने लोकल ट्राइब के मदद से हमने ये डिसाइड किया कि हम बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व करेंगे। उन टाइप के एरिया को हम कहते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। इन मेघालय द सैक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रेफ्यूजी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। क्योंकि इन प्लांट्स को वहाँ पे जो लोकल ट्राइब रहती है बेटा वो उनका पूजा करते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप करो, आपके वजह से ही हम इनको बचा पाएंगे। तो हमने इन एरियाज को सैक्रेड ग्रूव्स कहा। मतलब ऐसे प्लांट हमने कहा कि भाई इस प्लांट का भाई भगवान के साथ कनेक्शन है, हम ये मान रहे हैं। मतलब उस रिलीजियस एक्टिविटी के थ्रू भी हम बायोडाइवर्सिटी को बचा पा रहे हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही है कि हमने क्या क्या देखा कि भाई इन सिटू कंजर्वेशन में अपने पास क्या क्या आ रहा है। अपने पास आ रहे हैं हॉटस्पॉट आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, सैक्रेड ग्रोव, बायोस्फीयर रिजर्व। ये भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब भाई अगर इनको यहाँ पे नहीं बचा पाए तो हम इनको बाहर निकाल लाएंगे, जूलॉजिकल पार्क में रख देंगे, बिल्कुल वेल प्रोटेक्टेड एरिया में, बिल्कुल एकदम हाई सिक्योरिटी रीजन में रख देंगे। हमने पार्क डिजाइन किए जिसको कहते हैं जूलॉजिकल पार्क या तो फिर सिंपली जू। क्लियर बात है? आप गए भी होगी जू में, तो ये थ्रीटन अगर कोई स्पेसीज है तो उसको हम रखेंगे जूलॉजिकल पार्क में। बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन मतलब क्या? यहाँ पे हम कई सारे ऐसी प्लांट की स्पेसीज हम कल्टीवेट करते हैं कि भाई जिसका रिसर्च के लिए भी यूज किया जाएगा, तो वो हो गया बॉटेनिकल गार्डन। मतलब ये वहाँ पे जो प्लांट है हमने बाहर से लाया और वहाँ पे हम कल्टीवेट कर रहे हैं ताकि हम उसको स्टडी भी कर सकें। तो वो तो उस प्लांट के लिए भाई एक्स सिटू हो गया, मतलब वो फॉरेन में आ गया एक तरीके से, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होना। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क मतलब क्या? एक्स सिटू कंजर्वेशन। हमने सफारी पार्क बनाया, सफारी के लिए आप जा सकते हो, लेकिन बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड एरिया में, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में वो एनिमल जो है वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब ये स्ट्रिक्ट एरियाज है, छोटी एरिया रहते हैं लेकिन हाई सिक्योरिटी के एरिया रहते हैं। एंड देन द लास्ट इज द क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मतलब ठंडा, प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करना, ठंडे मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट में। जैसे कि पोलन ग्रेन को आप यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हो। तो आपको दिख रहा है कि कोई प्लांट की स्पेसी एक्सटेंड हो रही है तो उसके पोलन ग्रेन को आप यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हो। मतलब क्या कर रहे हो आप? क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से आपने उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को निकाला और यहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब अर्थ समिट हो गई थी बेटा एक बार रियो में, और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया, सब अर्थ समिट हो गई थी, मतलब एक मीटिंग हुई, कई सारी कंट्रीज आए, ये डिसाइड किया गया कि भाई किस तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी को कॉन्सर्व करना है। तो हमने क्या देखा था इसके पहले कि भाई ऐसे ही ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल बना गया, वो बना गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए एक मीटिंग बनाई गई थी और एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया क्योटो में, वो था क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए भाई कुछ डिसीजंस लिए गए। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व करने के लिए भाई अर्थ समिट को कंडक्ट किया गया, जो रियो में कंडक्ट की गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। When a थ्रीटन प्लांट नीड्स अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एक प्लांट थ्रीटन हो चुका है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो मुझे बता आप उसको नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करोगे कि वहां से उठा के लेके आओगे और एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। आप कहोगे एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करोगे, मतलब आप क्या करोगे? एक्स सिटू कंजर्वेशन उसका करोगे। ओके चलो इसका बताओ यार, फाइंड द करेक्ट मैच। इन सिटू कंजर्वेशन इन अ बायोस्फीयर रीजन, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। बायोस्फीयर रीजन मतलब इन सिटू कंजर्वेशन। एक सिटू कंजर्वेशन सैक्रेड ग्रोव नहीं भाई, सैक्रेड ग्रोव मतलब क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन है, वहां पे जहाँ पे प्लांट मिल रहे हैं वहां पे वो जो ट्राइब्स है उसकी पूजा करते हैं, जिसको हम मान रहे हैं सैक्रेड ग्रोव। तो एक गलत हो गया, बी इज गलत। इन सिटू कंजर्वेशन इन अ सीड बैंक, सीड बैंक मतलब क्या है भाई? क्रायो प्रिजर्वेशन आप कर रहे हो, मतलब आप उसके नेचुरल हैबिटेट से आपने सीड निकाली और यहाँ पे सीड बैंक में उसको प्रिजर्वेशन कर रहे हो। ये क्या हो गया? एक्स सिटू, सी भी गलत। फोर्थ, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज क्रायो प्रिजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे करेक्ट मैच है ए एंड डी, बिल्कुल सही बात। चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं। द सर्च फॉर प्रीवियसली अननोन कंपाउंड इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव नेवर बीन यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इज नोन है। मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट है, उस प्लांट से आप केमिकल डिराइव कर रहे हो और उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, क्या क्या उस पर्टिकुलर केमिकल का कोई मेडिसिन यूज है। आप स्टडी कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर में, क्या फ्यूचर में कुछ इसका यूज है। ओके, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट, उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप वो फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब बायो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। Western Ghats have large number of plant and animal species that are found anywhere that are found in anywhere else. Western Ghats में बहुत ज़्यादा plant and animal species की variety है। Which of the following terms will you use to notify such species? वेस्टर्न घाट में मुझे कुछ ऐसी स्पेसीज दिखाई देती है जो कि हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, जो कि मुझे सिर्फ वहाँ पे ही दिखाई देगी, कहीं और नहीं दिखाई देगी। ऐसे स्पेसीज को मैं क्या कहता हूँ, ऐसे स्पेसीज को मैं कहता हूँ एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक मतलब क्या, जो वहीं पे है। जैसे कि एंडेमिक डिसीज, जैसे मलेरिया एक एंडेमिक डिसीज है भाई इंडिया में, मतलब इंडिया वो इंडिया का डिसीज है। बाहर आपको मलेरिया इतना नहीं मिलेगा, डेंगू बाहर इतना नहीं मिलेगा जितना इंडिया में मिलता है। तो हम कहते हैं एंडेमिक डिसीज है, अपना डिसीज है, इसे हम कहते हैं एंडेमिक डिसीज। मतलब उसको अपने आप ही मिलता है, बाकी कंट्रीज में बहुत ही कम या तो निग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है। क्लियर है? ओके, तो एंडेमिक मतलब क्या है, जो उसी रीजन में मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ex-situ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट। ex-situ कंजर्वेशन को कौन यहाँ पे ये कर रहा है, बताओ बेटा। ex-situ कंजर्वेशन तो कौन है, वाइल्ड लाइफ सफारी, बिल्कुल सही बात है। क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में हमने बात की थी, और जूलॉजिकल पार्क। क्लियर बात है, ये है ex-situ कंजर्वेशन। सो इसी के साथ आज अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू, टेक केयर।